हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में और उस पे बेस हमने दो थ्योरम्स की थी। तो आज इसी टॉपिक को हम फर्दर लेके चलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, या इसको हम आर्किमिडीज प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ बी पॉजिटिव एंड सी बी एनी टू रियल नंबर। तो आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, बी एंड सी, और बी पॉजिटिव रियल नंबर है और सी कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देन देयर एग्जिस्ट, तो आपको फिर प्रूव करना है कि हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा एन जिसको हम बी के साथ मल्टीपल करेंगे और वो सी से बड़ा होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। इफ बी पॉजिटिव एंड सी बी एनी टू रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन। तो फिर एक नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन सी। चलिए इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एन बी बड़ा है किससे? सी से। चलिए हम इसको ऐसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल सपोज एन बी इज लेस और इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो हमें प्रूव करना है कम से कम एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एन सच दैट जिसको हम बी के साथ मल्टीपल करेंगे वो सी से बड़ा होगा। तो चलिए हम एज्यूम करेंगे, चलिए हम बोलेंगे कि ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एज्यूम करेंगे कि ऐसा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन सी। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये चीज फिर होगी एन बी लेस और इक्वल टू सी होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ये चीज हम एज्यूम करेंगे। इफ पॉसिबल सपोज एन बी इज लेस और इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 so on and so forth. Consider a set चलिए हम एक सेट लेंगे S। तो ये सेट हम लेंगे B, 2B, 3B, 4B so on and so forth, NB, उसके बाद n+1B, इसके बाद n+2b so on and so forth। तो अगर आप देखोगे ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट which is bounded above, which is clearly bounded above by C by our assumption। ये हमारे assumption है। देखो हमने एक सेट लिया, क्या लिया? पुट एन इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा? बी। पुट एन इज इक्वल टू 2 बी। पुट एन इज इक्वल टू 3 बी। पुट एन इज इक्वल टू 4 बी। सो ऑन। पुट एन इज इक्वल टू एन बी। पुट एन इज इक्वल n+1 बी, n+2 बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो कोई भी एलिमेंट इस सेट एस का होगा ना वो सी से छोटा होगा बाय आवर assumption, बिकॉज हमने एज्यूम क्या किया? हमने एज्यूम किया है एन बी इज लेस और इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एन का वैल्यू आप कुछ भी डालो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो आपको एन बी मिलेगा वो लेस और इक्वल टू सी आएगा। इसका मतलब ये बाय आवर assumption, इसका मतलब जो कोई भी एलिमेंट इस सेट का है ना वो सी से छोटा है। इसका मतलब दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ऑफ कोर्स इट इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज एन की कितने वैल्यूज हम डाल सकते हैं? एन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कितने होते हैं? दे आर इनफाइनाइट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब यहां पर भी आपको जो इस एस में एलिमेंट्स मिलेंगे वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये कौन सा सेट है आपके पास? ये इनफाइनाइट सेट है और इट इज बाउंडेड अबव बाय सी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कल वाले लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है जो कि बाउंडेड अबव है तो फिर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। और वो सुप्रीमम कहां पर एग्जिस्ट करता है? वो आर में ही एग्जिस्ट करता है। सिंस S is an infinite subset of R, since S is an infinite subset of R, of course ये सबसेट रियल नंबर्स का ही होगा। is an infinite subset of R which is bounded above। B dot A का मतलब है bounded
एबो, विच इज बाउंडेड एबो। तो देयरफॉर अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, एन इनफिनिट सेट विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम हैज अ लीस्ट अपर बाउंड इन आर। इसका मतलब जो ये सेट होगा इसका भी सुप्रीमम होगा, इसका भी लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो सिंस एस इज एन इनफिनिट सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव, तो therefore it has a least upper bound, therefore it has a least upper bound, it has a least upper bound in R से उस least upper bound का हम नाम रखेंगे C प्राइम, तो से C प्राइम, तो that is LUB of S। LUB of S का मतलब है सुप्रीमम ऑफ एस, लीस्ट अपर बाउंड का दूसरा नाम है सुप्रीमम। तो क्या है सुप्रीमम इसका, दैट इज सी प्राइम। अब देखो नाउ व्हाट इज बी, बी इज पॉजिटिव। तो अगर हम सी प्राइम को बी सबट्रैक्ट करें, क्या ये सी प्राइम से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऑफ कोर्स ये छोटा होगा, क्यों? क्योंकि बी पॉजिटिव है। तो किसी भी नंबर से हम जब पॉजिटिव क्वांटिटी सबट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो गिवन नंबर से छोटा ही होगा। जैसे आपके पास अगर होगा, आप मान लीजिए यू विल 3 को आप 0.1 सबट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिव क्वांटिटी, जो निकलेगा आपको वो 3 से छोटा ही होगा। तो इसी तरह अगर आप सी प्राइम, आपके पास कोई रियल नंबर है, इसको कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप सबट्रैक्ट करो तो जो आपको वहां पर मिलेगा ना वो इस सी प्राइम से छोटा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये सी प्राइम से छोटा है। अब ये सी प्राइम क्या है? सी प्राइम इज ए लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है कि इससे छोटा कोई अपर बाउंड इस सेट का नहीं होगा। तो सी प्राइम माइनस बी, सी प्राइम माइनस बी किससे छोटा है? ये सी प्राइम से छोटा है। और हम जानते हैं ये सी प्राइम क्या है, ये इस सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड है। इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि इससे छोटा कोई अपर बाउंड आपको नहीं मिलेगा। तो क्या सी प्राइम माइनस बी इस सेट एस का अपर बाउंड हो सकता है? नहीं, ये अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा है। लीस्ट अपर बाउंड से कोई, लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, इससे नीचे कोई सेट का अपर बाउंड आपको नहीं मिलेगा। तो नाउ सी प्राइम माइनस बी लेस देन सी एंड सी प्राइम बीइंग द, एंड सी प्राइम यहां पर लिखना बिकॉज बी इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव। और सी प्राइम तो हम जानते हैं सी प्राइम क्या है, सी प्राइम इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, सो सी प्राइम माइनस बी कैनॉट, it cannot be an upper bound, it cannot be an upper bound, it cannot be an upper bound of S। ये C प्राइम माइनस बी अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा होता है। लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, इसके नीचे कोई भी अपर बाउंड सेट का नहीं मिलता है। तो C प्राइम माइनस बी सी प्राइम से छोटा है, इसका मतलब ये लीस्ट अपर बाउंड से छोटा है, तो ये कभी भी इस सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब रिकॉल करो जो मैं आपको पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ द बाउंड्स। अब C प्राइम माइनस बी इस सेट का अपर बाउंड नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कम से कम यहां पर आपको एक एलिमेंट तो मिलेगा। कहां पर? इस सेट में जो इससे बड़ा होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अगर कोई रियल नंबर किसी सेट का अपर बाउंड होता है तो सारे के सारे जो उस सेट के रियल नंबर्स, उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं, वो उस अपर बाउंड से छोटे होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं सी प्राइम माइनस बी इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस, ये अपर बाउंड एस का नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट एस में आपको मिलेगा जो सी प्राइम माइनस बी से बड़ा होगा। एंड देयरफॉर there exists at least one element, या हम बोल सकते हैं there exists an element, कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही। और कहां पर? एन बी इन एस, बिकॉज इस सेट के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? एन बी टाइप के। तो कम से कम एक एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम बोलेंगे एन बी, ये कहां पर एग्जिस्ट करेगा? एस पर, और ये इससे भी बड़ा होगा। सच दैट एन बी आपको ग्रेटर आएगा सी प्राइम माइनस बी से। और समझ आया? मैं लिख सकता हूं यहां पर एन बी प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम। इस माइनस को मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा, बनेगा प्लस। मैं लिख सकता हूं यहां पर एन प्लस वन बी ग्रेटर देन सी प्राइम। तो मैं यहां तक पहुंच गया। कहां तक? तो यहां तक मैं पहुंच गया।
n प्लस वन बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम। क्या ये ट्रू है? इज दिस इज पॉसिबल? अब देखो n को n यहां पर मैंने लिया ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इसका मतलब n का वैल्यू यहां पर कोई कम से कम एक एलिमेंट होगा। ये n कोई फिक्स्ड है, ठीक है, इन्हीं में से कोई n है, ये कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। कहां पर? s में, साइज दैट n भी उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि c प्राइम माइनस बी अपर बाउंड नहीं है। अब जब ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये तो फिर इंप्लाई ये करेगा एन बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम माइनस बी, इसका मतलब यहां पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इससे बड़ा होगा। अब फिर मैंने इसको यहां पर शिफ्ट किया तो ये बन गया एन बी प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम, एन प्लस वन बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम। अब ये एन प्लस वन बी प्राइम, बी क्या है? ये किसका एलिमेंट है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ एस, लेकिन ये वो एलिमेंट है एस का जो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा है। क्या ये कभी पॉसिबल है? सी प्राइम क्या है? सी प्राइम इस एस का अपर बाउंड है, सी प्राइम इस एस का अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिलना ही नहीं चाहिए जो कि सी प्राइम से एक्सीड करे, लेकिन हमारे पास तो ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, एन प्लस वन बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम। तो एन प्लस वन बी किसका एलिमेंट है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ एस, एस का एलिमेंट है और ये लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा है। ये तो कंट्राडिक्शन है, विच इज क्लियरली अ कंट्राडिक्शन, विच is clearly a contradiction, which is clearly a contradiction। तो ये तो कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो हमने assume किया था, हमने क्या assume किया था कि NB is less or equal to C for all n belongs to n, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक, ये बोल रहा है for all n belongs to n, मैंने assume किया था NB less or equal to C, इसका मतलब for all n के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक n हमारे पास नेसेसरली एग्जिस्ट करेगा, such that जिसको हम B के साथ मल्टीपल करेंगे वो C को एक्सीड करेगा, which is clearly a contradiction। Hence this contradiction implies, hence this contradiction implies that NB is greater than C for some n belongs to n। तो ये हमारी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपका इसका प्रूफ समझ आया होगा। चलिए मैं अगेन इसको रीड आउट करता हूं। इफ पॉसिबल सपोज एन बी इज लेस आर इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फिर मैंने सेट एक कंसिडर किया, एस इज इक्वल टू बी, 2b, 3b, 4b, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर एन के वैल्यूज डालता गया। अब ये क्लियरली क्या है? ये बाउंड अबो है बाय सी, बिकॉज मैंने एज्यूम किया है एन बी इज लेस आर इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सी। और हमने पढ़ा था अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है विच इज बाउंडेड अबो, तो बाउंड अबो का मतलब क्या है कि उसका फिर लीस्ट अपर बाउंड होता है। उस लीस्ट अपर बाउंड को मैंने बोला सी प्राइम। अब यही सी प्राइम से मैंने बी सबट्रैक्ट किया है, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वो सी प्राइम से छोटा होगा। और हम जानते हैं सी प्राइम लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब सी प्राइम माइनस बी लीस्ट अप, ये अपर बाउंड तो नहीं हो सकता। अगर ये अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां पर एक एलिमेंट होगा जो उसका एक्सीड करेगा, उस एलिमेंट को मैं माना एन बी। इसका मतलब एन बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम माइनस बी, तो ये आएगा एन बी प्लस बी ग्रेटर देन सी। इसका मतलब यह है एन प्लस वन होल बी इज ग्रेटर देन सी प्राइम, और सी प्राइम तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है। अब छोटा अपर बाउंड है लेकिन अपर बाउंड तो है, इसका मतलब क्या है? कोई एलिमेंट एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक एलिमेंट मुझे मिल गया एन प्लस वन बी जो कि लीस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा है। ये तो कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब जो ये कंट्राडिक्शन आई, ये क्यों आई? जो हमने सपोज किया था, इसका मतलब ये सपोजिशन गलत है। कौन? एन बी लेस आर इक्वल टू सी। इसका मतलब ट्रू क्या है फिर? एन बी इज ग्रेटर देन सी फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन। तो यही है आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। और अगर आप देखोगे बी और सी क्या है, बी और सी रियल नंबर्स हैं। तो कभी कभार इसीलिए हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कभी कभार बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ आर्किमिडियन फील्ड। अभी फील्ड क्या होता है ये मैं आज ही बोलूंगा, फील्ड की भी डेफिनेशन। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? ये आर्किमिडियन फील्ड होता है। आर्किमिडियन फील्ड का मतलब कि इस पे आर्किमिडीज प्रॉपर्टी या आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ये कभी कभार आपके एंट्रेंस में भी एज ए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अगर ये होगा आर इज ए आर्किमिडियन फील्ड, तो वहां पर आप उसको टिक मारोगे। ये तो क्लियरली आपको ऐसे भी पता चलेगा। देखिए चलिए आप मान लीजिए आपके पास बी 2 के बराबर है, सी आप लीजिए 9 के बराबर। तो क्या ऐसा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं बी को मल्टीपल करूंगा? क्या ऐसा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं बी के साथ मल्टीपल करूंगा और वो 9 से बड़ा बन जाएगा? यस। सी किस मल्टीप्लाइड बाय 2 ग्रेटर देन 9। तो यहां पर एन के बदले मैंने लिया 6, बी के बदले 2 है एंड दैट इज ग्रेटर देन सी।
तो ऐसा रियल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर हम हमेशा ढूंढ सकते हैं। तो बी अगर पॉजिटिव होगा और सी कोई भी रियल नंबर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमेशा एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा जिसको हम बी के साथ मल्टीपल करेंगे, वो सी को भी एक्सीड करेगा। अगर आप सी बहुत बड़ा रियल नंबर लोगे, जैसे आप इसको 10 लाख लो, इसको 2 ही लो, फिर मैं एन को मानूंगा, चलिए 1,01,000। चलिए अगर हम सी ऐसे लूंगा, चलिए सी आपके पास बहुत बड़ा है, 0, 1.0.1, ये सबसे बड़ा रियल नंबर है, बहुत बड़ा रियल नंबर लिया, और बी आपके पास 2 के बराबर है। मैं एन को लिख सकता हूँ ना 9999999, ये भी एक नेचुरल नंबर है। ज़रा इसको इसके साथ मल्टीपल करो, किसके साथ, एन 9999999, 2 के साथ मल्टीपल करो, ये ऑफ कोर्स इसको एक्सीड करेगा। तो ऐसा रियल नंबर हम हमेशा ढूंढ सकते हैं, बी पॉजिटिव होगा, सी कोई भी रियल नंबर होगा, वी कैन ऑलवेज फाइंड अ नेचुरल नंबर एन जिसको बी के साथ मल्टीपल करेंगे वो सी से एक्सीड करेगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। चलिए एक एक्सरसाइज करेंगे। show that for a set S, show that for a set S 1/2, 2/3, 3/4, so on and so forth। देखो ऊपर अगर 1 है नीचे 2 है, ऊपर अगर 2 है नीचे इससे एक नंबर बड़ा है। अगर ऊपर n-1 है तो नीचे क्या होगा, नीचे ऑफ कोर्स n होगा, so on and so forth। तो ये आपके पास एक सेट S है। शो दैट फॉर अ सेट S L least upper bound is 1। तो आपको प्रूव करना है कि जो इसका 1 है इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि 1 इसका अपर बाउंड है, तो बाद में प्रूव करेंगे 1 से नीचे आपको कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 लीस्ट अपर बाउंड होगा। सॉल्यूशन देखो, वी हैव n-1, मैं लिख सकता हूं इट इज लेस देन n, इट इज ऑलवेज लेस देन n। n को मैं एक सेपरेट करूंगा, जो बचेगा 1 से छोटा ही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं n-1 डिवाइडेड बाय n इज लेस देन 1। अब देखो n-1 डिवाइडेड बाय n, ये इसका कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो हर कोई एलिमेंट जो इस सेट S का है ना, ये इस टाइप का है ना, तो इसका मतलब हर कोई एलिमेंट जो इस सेट का है ना वो 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, 1 इसका अपर बाउंड है। दिस शोज दैट 1 is an upper bound, is an u dot b। u dot b का मतलब अपर बाउंड ऑफ S। ये किसका अपर बाउंड है, ये S का अपर बाउंड है। तो हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो ये 1 है अपर बाउंड तो दिखा है, हमें दिखाना है इट इज लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब हमें दिखाना है इट इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड इसमें ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो चलिए हम ऐसे एज्यूम करेंगे, चलिए हम मानेंगे कि 1 सबसे छोटा अपर बाउंड नहीं है। एज्यूम दैट, सपोज हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। चलिए हम बोलेंगे 1 लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इससे भी नीचे कोई आपके पास एक अपर बाउंड मिलेगा। सपोज a लेस देन 1, चलिए अब a 1 से छोटा लीजिए। हमने तो यहां तक प्रूव किया a इज अपर बाउंड, तो हमें अब प्रूव करना है कि 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। चलिए हम एज्यूम करेंगे 1 इज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब क्या है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 से अगर हम नीचे जाएंगे हमारे पास एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसे छोटा होगा। तो अगर हम 1 को एज्यूम करेंगे 1 इज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब क्या है, इससे छोटा भी कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम a मानेंगे। सपोज a लेस देन 1 बी द लीस्ट अपर बाउंड, बी the least upper bound of S, be the least upper bound of S. Now if a is less than 1, what can you say about 1 minus a? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? देखो a 1 से छोटा है, इसका मतलब जब 1 से a सबट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज पॉजिटिव। तो दैट आपको b यहां पर मिला पॉजिटिव। वायर व्हाट इज b? वायर b को हम मानेंगे 1 माइनस a, वायर b इज
1 minus a, where b is 1 minus a. if, चले c को हम 1 मानेंगे, चले c हम कोई एक रियल नंबर लेंगे, c को हम मानेंगे 1, तो देन देखो ये इस पे नजर रखो, b पॉजिटिव एंड c भी एनी रियल नंबर। चले मैं c को मान लूंगा, बिकॉज c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन b पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वो तो मैंने लिया b इज इक्वल 1 माइनस a एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज a इज लेस देन 1। तो देन बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, देन बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी से क्या फॉलो होगा, देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर n, तो हमारे पास एक कम से कम एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जिसको हम b के साथ मल्टीपल करेंगे वो c को भी एक्सीड करेगा। तो और दिस इज n, व्हाट इज b, b इज 1 माइनस a, तो इसको मल्टीपल करेंगे c के साथ, दैट इज इक्वल टू 1। तो यही है इसका मतलब। इसका मतलब फिर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और तो यह आएगा 1 माइनस a इज ग्रेटर देन 1 बाय n। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय n, दिस इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर आपको आएगा n माइनस 1 डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन a। अब क्या ये पॉसिबल है, n माइनस 1 बाय n, इट इज एन एलिमेंट ऑफ s, एंड व्हाट इज दिस a, अगर आप a पे नजर रखोगे, व्हाट इज a इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। a मैंने एज्यूम किया था ये एक लीस्ट अपर बाउंड है, किसका, s का। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहां पर ये जो आपके पास ये एलिमेंट है ना n माइनस 1 डिवाइड बाय n, ये एलिमेंट है s का, किसका, s का एलिमेंट, और ये लीस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट अपर बाउंड को एक्सीड करे, नहीं, कभी एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वही गलत है। तो जो यहां पर आपको मिला ना, ये हम कहां पर पहुंचे, यहां पर, तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज ये आपको बोल रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट मिल रहा है, किसका, s का, जो कि लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, which is a contradiction, मैं लिखूं which is a contradiction। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि हमने अज्यूम किया कि a एक अपर बाउंड है, a इज एन अपर बाउंड एंड दिस इज लेस देन 1। तो हमने ये अज्यूम किया था कि 1 अपर बाउंड, 1 लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। तो हमने एज्यूम किया था जो 1 है ये आपका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, इससे भी छोटा एक अपर बाउंड आपको मिल रहा है। लेकिन उस सूरत में तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि 1 से भी छोटा आपको अपर बाउंड मिलेगा, वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब 1 से छोटा अपर बाउंड आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 सबसे छोटा अपर बाउंड है और सबसे छोटे ही अपर बाउंड को ही हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। hence LUB of S that is equal to 1. So this proves the result. तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर अगेन ये कंट्रडिक्शन है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ए आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट है, सब ए 1 से भी छोटा है और ये लीस्ट अपर बाउंड है। लेकिन जब हमने ये एज्यूम किया, फिर हमने आर्किमिडीज प्रॉपर्टी इन्वोक करवाई, तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली हम फाइनली यहाँ पर पहुंचे n-1 डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन ए। तो ये एस का भी एलिमेंट है और लीस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा है। ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि ए से छोटा भी एक अपर बाउंड है, वही गलत है। इसका मतलब ए से हमने जो सपोज किया था कि 1 से भी छोटा एक अपर बाउंड आपको मिलेगा ए, वही गलत है। इसका मतलब 1 से छोटा अपर बाउंड कभी नहीं मिलेगा। और हमने यहां तक पहले ही प्रूव किया था कि 1 अपर बाउंड है, इसका मतलब 1 सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो सबसे छोटे अपर बाउंड को ही हम लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस बोलते हैं, या लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, या सुप्रीमम ऑफ अ सेट बोलते हैं। अब क्या याद रखो कि जो भी आपके पास ये सेट है, इसका लीस्ट अपर बाउंड किसके बराबर है, दैट इज 1। इसको अगर आपको एग्जाम में बोला जाए एज एन ऑब्जेक्टिव आपको आए कि इसका लीस्ट अपर बाउंड निकालो, तो आप फिर ऐसे नहीं करोगे। वहां पर देखो, वहां पर ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए हम क्या करेंगे। तो वहां पर हम देखो क्या करेंगे, सीधा है। तो हम देखेंगे, देखो 1/2। अब पहले देखो ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। वहां पर अगर आपको बोला जाए ना इसका सुप्रीमम देखो या इन्फीमम,
तो इसका इन्फीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है। देखो अब देखो इसको कैसे करोगे। अब देखो पहले 1/2 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है। देखो 1/2 ये है 2/, अब इनमें से बड़ा कौन है। चलिए इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो इसका डिनोमिनेटर 2, चलिए मैं इसको 3 से ऊपर भी मल्टीपल करूंगा, नीचे भी मल्टीपल करूंगा। अब इसको मैं मल्टीपल ऊपर से 2 से करूंगा, नीचे भी 2 से करूंगा। ये बनेगा 3/6 और ये बनेगा 4/6। अब बड़ा कौन है इसमें, 3/6 बड़ा है कि 4/6? ऑफ कोर्स 4/6 बड़ा है। इसका मतलब 1/2 लेस कहां से है, 2/3 से। इसी तरह 2/3 आप प्रूव करोगे इट इज लेस देन 3/4। इसका मतलब इट इज एन इंक्रीजिंग। तो आपको नहीं लगेगा कि नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये छोटा है, ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, समझ आ रहा है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका इन्फीमम क्या होगा, इस सेट का इन्फीमम 1/2 होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने कैसे किया। मैंने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3/6 लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब 3/6 छोटा है ना 4/6, अब 3/6 किससे बराबर है, अल्टीमेटली 1/2। 1/2 इज लेस देन 2/3, 2/3 इज लेस देन 3/4। इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, सबसे छोटा एलिमेंट इसका 1 होगा। और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज जो इसका सुप्रीमम होगा ना वो 1, जो इसका सुप्रीमम है दैट इज 1, वो तो हमने प्रूव किया। लेकिन वो 1 यहां पर इसको बिलोंग नहीं करेगा। हम बोलेंगे इस सेट का मिनिमम एलिमेंट है 1/2, इन्फीमम है 1/2, बिकॉज जब इन्फीमम बिलोंग सेट को करता है तो वो मिनिमम एलिमेंट बन जाता है। और मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये चलता जा रहा है लेकिन ये 1 को अप्रोच हो रहा है। इसीलिए तो मैंने लिया LUB ऑफ S इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए या आपके एंट्रेंस में इसको करना होगा तो कैसे करोगे, डायरेक्टली इसका आप लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 डिवाइड बाय n, तो कैसे आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n बाहर निकालो, आपको 1-1 डिवाइड बाय n, n विल गो, जरा यहाँ पर ये आएगा 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसका लिमिट क्या आएगा, इसका लिमिट अगर आप निकालोगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू 1। तो फिर आपको देखना है ये 1 सुप्रीमम है कि इन्फीमम। तो कैसे देखोगे, आप देखोगे कि ये जो ये नंबर्स आपके यहाँ पर मिल रहे हैं क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ये यहाँ पर एक एलिमेंट मिलता है, ये छोटा है, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, 1/2 इज लेस देन 2/3, लेस देन 3/4, लेस देन दिस, का मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज होने का मतलब 1 इसका सुप्रीम होगा। अगर ये ऐसा सेट होता है जिसमें ये डिक्रीज होता है, फिर लिमिट निकालने के बाद जो हमें वहां पर नंबर मिलता है ना, वो उसको हम इन्फीमम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए ऐसे नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आपके डिस्क्रिप्ट में आपको आया कि इसका प्रूव करो कि सुप्रीम इसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड इसका 1 है, तो आपको फिर ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इस सेट का जो इन्फीमम है दैट इज 1/2, मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इज इन्फीमम 1/2, मिनिमम एलिमेंट भी 1/2, और जो इसका सुप्रीमम है वो है 1, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जो सुप्रीमम 1 है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम कुछ डेफिनेशंस अब पढ़ेंगे जो हमें इस कोर्स में आगे चाहिए। चलिए अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, फील्ड क्या होता है। ये हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ेंगे फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा इसको हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड। तो फील्ड किसको बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट एस विद 2 ऑपरेशंस। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एस होगा जिसके पास 2 ऑपरेशंस हम डिफाइन करेंगे, एडिशन, 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से डिनोट करेंगे। इज सेड टू बी ए फील्ड, इज
said to be a field, तो उसको हम बोलेंगे field if number 1, तो नंबर 1 हम बोलेंगे S is closed अंडर एडिशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्लोजर लॉ का मतलब क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या है। इसका मतलब दैट इज अगर आप ए कमा बी कोई भी दो एलिमेंट्स एस में लोगे तो ये इंप्लाई करना चाहिए जो ए प्लस बी आपको मिलेगा ना वो भी एस में ही होगा। इसी को बोलते हैं क्लोज अंडर एडिशन। तो कोई भी दो एलिमेंट्स आप उठाओगे उनको कंपोज करोगे मीनस को ऐड करोगे जो आपको मिलेगा वो भी एस में ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये सेट है आपके पास इट इज क्लोज अंडर एडिशन। अब दूसरा S is commutative, S is commutative with respect to addition, that is आपको ये a plus b is equal to b plus a मिलेगा, ये भी होना चाहिए। थर्ड addition is associative, addition is associative का मतलब है कि जो आपके पास s होगा ना ये होना चाहिए associative with respect to the addition। तो what does it mean, that is आपको ये मिलना चाहिए a plus b उसको प्लस करेंगे c से, ये हमेशा a plus b plus c से होगा for all a comma b comma c belongs to s। so this is the third property। तो फोर्थ प्रॉपर्टी होगा एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, और एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है, आपके पास क्या ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे वो वही नंबर को जनरेट करेगा। ऑफ कोर्स जीरो किसी के साथ भी ऐड करो वो हमेशा आपको वही नंबर वो उस नंबर में चेंज नहीं लाता है, क्योंकि किसी नंबर को भी आप जीरो ऐड करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स। तो क्या है, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। Fifth, additive inverse exists, additive inverse exists। तो हर किसी एलिमेंट के लिए एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई a एक ऐसा एलिमेंट है, a को हम किसके साथ ऐड करेंगे कि ये जीरो जनरेट करे, ऑफ कोर्स इसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, माइनस ए के साथ ऐड करेंगे, या माइनस ए को किसके साथ ऐड करेंगे तो वो जीरो जनरेट करे, ऑफ कोर्स ए के साथ ऐड करेंगे वो जीरो के बराबर है। एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। और फिर हम ऐसे नोट करते हैं तो ए इनवर्स किसके बराबर आता है, माइनस ए के, अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर ए इनवर्स 1/a के बराबर आएगा। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड under multiplication, as it closed under multiplication, that is a comma b belongs to s implies a dot b belongs to s। तो a अगर s में होगा b होगा, s में उनको मल्टीप्लाई करोगे जो मिलेगा वो भी s में होना चाहिए। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, multiplication is associative, that is a b c, ये होना चाहिए a b c for all a comma b comma c belongs to s। अब eighth property multiplicative identity exists, multiplicative identity
exists. Multiplicative identity exists. तो दैट इज, अगर ए आपके पास कोई भी एलिमेंट है तो ए को हम किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 1 जनरेट करेगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, सॉरी हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट. तो एक मल्टीप्ली आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट. तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीपल करूंगा कि कोई चेंज ना है. देखो अगर मैं ए, देखो या ए के साथ मैं ए को मैं किसके साथ 0 करूंगा, ए को कोई चेंज ना है, ऑफ कोर्स वो 0 है. इसी तरह ए को मैं कौन सा नंबर मल्टीपल करूंगा और कोई चेंज ना है, ऑफ कोर्स वो क्या है, वो है 1. अब 9th, multiplication is commutative. Multiplication is commutative. That is A, BA for all A comma B belongs to S. इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स. तो अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है, तो ए आपके पास कोई एक एलिमेंट है, इसको मैं किसके साथ मल्टीपल करूंगा और 1 जनरेट होगा, ऑफ कोर्स इसको मुझे 1/a के साथ मल्टीपल करना होगा. 1/a को मैं किसके साथ मल्टीपल करूँ, 1 जनरेट होगा, ऑफ कोर्स मुझे a इसके साथ मल्टीपल करना होगा. एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s. तो फिर हम बोलते हैं कि जो a इनवर्स है ये 1/a के बराबर है. पर कब, जब ऑपरेशन आपकी मल्टीप्लिकेशन हो. तो जो कोई भी ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना, क्लोजर, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एसोसिएटिव अंडर एडिशन, एडिटिव इनवर्स और ये इनवर्स, क्लोज्ड, अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 जो ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं जनाब अली ये आपका फील्ड है. तो जैसे कि अगर एग्जांपल दोगे, फॉर एग्जांपल, अब सिंस हम यहाँ पर रियल एनालिसिस में हैं तो हम खाली सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे. तो जो आपका ये आर होता है ना, ये फील्ड होगा, इट इज ए फील्ड. और जो ये क्यू होगा ना, हम इसी के साथ काम करेंगे, यहाँ पर इज ए फील्ड. तो R प्लस डॉट इज ए फील्ड, Q प्लस डॉट इज ए फील्ड. चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बोलता हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स फील्ड बनाता है? तो अगर आपको कोई बोले क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स फील्ड बनाता है, तो आपको इसका आंसर लेना है यस या नो. ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आपका फील्ड बनाता है कि नहीं. चलो ये तो आपको समझ आया फील्ड क्या होता है. फिर फील्ड के बाद हम लेते हैं डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्डर्ड फील्ड. अब जब फील्ड हमने डिफाइन किया, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है. अब आप आर आपके पास क्या है, आर आपके पास फील्ड है, और इसको हम कभी कभार बोलते हैं आर्किमिडियन फील्ड. सेट ऑफ रियल नंबर्स इन आर्किमिडियन फील्ड, बिकॉज इस पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. और सिमिलरली जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स भी अल्टीमेटली रियल नंबर से ही आते हैं, तो ये भी आपका आर्किमिडियन फील्ड होता है, या आर्चिमिडियन फील्ड भी बोलो या आर्किमिडियन फील्ड, जैसे प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो. अब एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्ड फील्ड. ऑर्डर्ड फील्ड. अब ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, लेट, चलिए ए फील्ड, तो पहले ऑर्डर्ड फील्ड होने के लिए पहले फील्ड होना चाहिए. तो जब भी आप ऑर्डर्ड फील्ड की बात करोगे तो पहले आपके पास ही फील्ड होना चाहिए. और फील्ड की डेफिनेशन मैंने अभी बोली आपको. अब ये याद रखिएगा कौन कौन सी कंडीशन विद रिस्पेक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं फील्ड इज
said to be a field is said to be a field is said to be a field is said to be is said to be an ordered field. Field तो है ही. Is said to be an ordered field. It is said to be an ordered field if it satisfies the following condition. If it satisfies the following, if it satisfies the following condition, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. नंबर 1, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी. लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी. तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी का मतलब क्या? अगर आप कोई भी रैंडमली दो नंबर्स उठाओगे इस फील्ड से, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओगे इस फील्ड से, तो हमेशा तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी. या तो एलिमेंट्स बराबर होंगे, या तो एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, या तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा. तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी ये बोलता फॉर एनी टू elements A, B in F. A, B in F. Only one and only one of the following. One of the following is true. So for any two elements A and B in F, only one of the following is true. ये ट्रू होगा. या तो मैं बोलूँगा A बड़ा है B से, या तो A B के बराबर होगा, या तो A B से लेस होगा. तो कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप उठाओगे तो तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी. या तो दोनों एलिमेंट बड़े होंगे, नहीं दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, या तो एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा दूसरे से. तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी. अब दूसरा जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी देखो क्या बोलता है. ट्रांजिटिविटी बोलेगा अगर आपको A बड़ा है B से एंड B बड़ा है किससे? C से. सो देन A बड़ा होगा C से. तो ये भी इसमें कंडीशन होल्ड होनी चाहिए. तो अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट उठाओगे A, B एंड C, अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, देन नेसेसरली A C से बड़ा होना चाहिए. तो ये कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए. थर्ड जिसको हम बोलते हैं मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन. मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन. मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन. तो A ग्रेटर देन B इंप्लाइज, ये इंप्लाई करना चाहिए अगर आपको A B से बड़ा है तो दोनों साइड से मैं एक ही एलिमेंट के साथ ऐड करूंगा, तो ये भी बड़ा होना चाहिए. तो राइट साइड से भी B ऐड किया, लेफ्ट साइड से भी B ऐड किया, तो स्टिल जो आपको नंबर मिलेगा A प्लस B, इट इज ग्रेटर देन B प्लस C. तो अगर आपको A B से बड़ा है तो A को भी C ऐड करो, B को भी C ऐड करो, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. तो A प्लस C ग्रेटर देन आएगा B प्लस C. एक और मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब देखो मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास A ग्रेटर देन B है तो ये इंप्लाई करेगा आपको AC इज ग्रेटर देन BC. लेकिन कब? C लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए. C क्या होना चाहिए आपके पास? C आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए. तो अगर आपके पास A ग्रेटर देन B है, फिर A को C के साथ मल्टीपल करो, B को भी C के साथ मल्टीपल करो, प्रोवाइडेड C इज पॉजिटिव, तो फिर इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन. तो जो फील्ड ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं जनाब आली ऑर्डर्ड फील्ड. तो आपका एग्जाम्पल इसमें आएगा जो भी हमने लिया. हमने भी दो फील्ड्स उठाए थे. और ये फील्ड है और
ordered fields or ordered fields or ordered fields or ordered, ये आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड है। तो बिकॉज इनमें सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स उठाओगे ना, आप बोल सकते हो कौन रियल नंबर बड़ा है कौन छोटा है, या तो इक्वल भी हो सकते हैं। और सारे के सारे अगर आप एक रियल नंबर उठाओगे और दो रियल नंबर उठाओगे और दूसरा रियल नंबर उठाओगे ए और दूसरा रियल उठाओगे बी और ए उठाओगे बी से बड़ा, तो फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इन केस ऑफ रियल नंबर। जब रियल नंबर्स में सेटिस्फाई होगा तो रैशनल नंबर्स में ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये भी आपका एक ऑर्डर्ड फील्ड है। तो आपके लिए यहां पर अगेन मैं एक क्वेश्चन यहां पर भी मेंशन करूंगा, ऐसी फील्ड की मुझे एग्जांपल दो। पहले तो फील्ड होना चाहिए। देखो इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, ये बोला क्या क्वेश्चन बोला था, मैंने बोला था क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स फील्ड बनाता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इसी तरह आपको मुझे बोलना है क्या ऐसा एक फील्ड एग्जिस्ट करता है कि जो कि ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एक आपको बोलना है क्या इरेशनल नंबर फील्ड है, दूसरा आपको बोलना है क्या कोई फील्ड है जो कि ऑर्डर्ड नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड विच इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, complete ordered field, complete ordered field. An ordered field तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के लिए पहले आपके पास फील्ड होना चाहिए, ऑर्डर्ड फील्ड। तो पहले फील्ड होगा, फिर ये ऑर्डर्ड फील्ड होगा, बाद में हम कंप्लीटनेस की बात करेंगे। तो डेफिनेशन देखो क्या है, एन ऑर्डर्ड फील्ड is said to be a complete ordered field। तो किसी भी फील्ड को आप कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बोलोगे कब, if it satisfies the following। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करे, जैसे कि नंबर 1 ये कंडीशन, every non-empty set या every non-empty subset S of F। तो F का कोई भी नॉन एम्पिटी सबसेट आप उठाओ S which is bounded above has a least upper bound in F या has a supremum in F। तो अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्पिटी सबसेट उठाओगे, फाइनाइट उठाओ या इनफाइनाइट उठाओ, तो अगर वो बाउंडेड अबोव है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड F में ही होगा। फाइनाइट के लिए तो इजीली है, अगर कोई सेट फाइनाइट होगा, चलिए 1 2 3 4 5, तो उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही लीस्ट अपर बाउंड होगा और वो उस सेट में ही बिलोंग करेगा, और उस सेट में बिलोंग करने के अलावा वो फिर अल्टीमेटली F में भी बिलोंग करेगा, बिकॉज S कहां से आएगा, S अल्टीमेटली F से आ रहा है, इट्स अ सबसेट ऑफ F। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर आप उठाओगे ना, S किसका, F का, जो कि बाउंड अबोव है, फिर उसका सुप्रीमम F में होता है या लीस्ट अपर बाउंड F में होता है। दूसरी कंडीशन ये है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, एवरी S of F which is bounded below, अगर ये बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब इसका लोअर बाउंड है। जब एक लोअर बाउंड होगा फिर बहुत सारे लोअर बाउंड्स होंगे, और उन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड उसको बोलते हैं इन्फीमम या GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हैज ए
GLB दैट इज या इनफीमम इन F। तो जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसी को ही हम बोलते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। और मुझे लगता है कि मैंने कल वाले जो हमारा कल वाला का लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये शायद प्रूव करवाया है। मैंने आर का एक इनफाइनाइट सबसेट उठाया था और मैंने बोला था अगर फाइनाइट सबसेट उठाएगा उसके लिए तो वो थ्योरम ट्रिवियली ट्रू थी। तो मैंने क्या उठाया था वहां पर ऐसे एक इनफाइनाइट सबसेट किसका, आर का। फिर मैंने बोला था ये बाउंड्री अबोव था। बाद में हमने प्रूव क्या किया था, इट हैज अ सुप्रीमम इन आर। इसी तरह दूसरी थ्योरम हमने प्रूव की थी, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, किस इनफाइनाइट सबसेट है एस किसका, आर का, जो कि बाउंड्री बिलो है, फिर इसका इनफीमम है किसमें, आर में। इसका मतलब जो आर में है ना, आर में ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो आर आपका क्या है, तो आर प्लस डॉट इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसी का प्रूफ पूछा जाता है। ऐसे ही प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। वहां पर आपको ये जो मैंने कल वाले थ्योरम आपको पढ़ाया ना, वही प्रूफ वहां पर आपको लिखना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूं, लेकिन प्रूफ हमने इसका ऑलरेडी किया है। द सेट आर ऑफ रियल numbers is a complete ordered field तो आपको ये चीज लेना है कि अगर तो आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। अगर आप कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाओगे आर में, जो बाउंडेड अबोव होगा उसका फिर एलयू भी होता है एफ में। कल यही थ्योरम की थी और ये थ्योरम भी की थी, एवरी इनफाइनाइट सबसेट। अब मैं यहाँ पर फाइनाइट इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फाइनाइट सेट के लिए इजीली ट्रू, ये ट्रिवियली पॉसिबल है। तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट एस ऑफ एफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज अ जीएलबी इन एफ। तो दो थ्योरम मैंने की थी, तो उन्हीं का प्रूफ आपको यहाँ पर इसको लिखना है। तो आप किसको कैसे प्रूव करोगे, आप एज्यूम करोगे। देखो आप क्या प्रूव करोगे, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम वी शैल प्रूव द फॉलोइंग। क्या प्रूव करोगे, नंबर 1, every infinite subset of S, every infinite subset S of R which is bounded below has a supremum in F। और ये every infinite subset of S which is bounded below has a GLB in F। तो उससे नीचे फिर प्रूफ लिखोगे जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में दिखाया है। आई होप इट इज क्लियर। और जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए आपको समझ आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, थैंक यू।